अब जो तीसरी चीज है जो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए? बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, उनको कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, उनमें कैसे हम कोई चीज़ को डिलीट करते हैं, इन सब का हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशंस क्या होती है, फंक्शंस कैसे डिफाइन होती है, उनको कैसे कॉल किया जाता है, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होती है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है, जैसे कि इफ, हमारे इफ स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स, व्हाइल, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए। उसके बाद फाइनली डॉम मैनिपुलेशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली डॉम क्या है? डॉम एक एपीआई है जो हमारे HTML के एलिमेंट्स को एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंट करती है। फिर हम उसमें कैसे उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। हम कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं, इवेंट्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में ब्रीफ कर देता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट जो है दो जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे जाके डेवलपर कंसोल में जाके, जो ब्राउज़र का खुद का होता है, ये डिबगिंग पर्पस के लिए काम आता है। तो हम अपनी जितनी भी कोडिंग है वो इस पे करेंगे जब तक हम डॉम पे तक नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। हम यहाँ पे अगर कोई भी सा भी जावा कोड लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूँ console.log, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि मैसेज को प्रिंट करने के लिए हाई एंटर कर देंगे तो हाई प्रिंट हो जाएगा। अभी ये जो अनडिफाइंड आया तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि अनडिफाइंड क्यों आया, कहाँ से आया। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग के काम आता है। लेकिन अब जो हमारा यूज़र है वो ब्राउज़र के कंसोल पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो दूसरा तरीका है कि हमारी HTML फाइल में हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पहला काम तो हमें एक ये जावास्क्रिप्ट first.js जो मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है वो बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम HTML में इसको कैसे इंक्लूड करेंगे। बेसिकली इसके भी दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल पहला तरीका तो है हम स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे, स्क्रिप्ट लिख के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोर्स लिख के कि सोर्स फाइल कौन सी है। ठीक है, और सोर्स फाइल हमारी कौन सी है? first.js। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल हो गई। अब हम इसको सेव करेंगे तो यही मैसेज जो हमने कंसोल पे लिखी थी, अगर हमें ये यूज़र को पॉपअप करानी है, मतलब ये यूज़र के सामने स्क्रीन पे आके बोले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, अगर मैं वो कैसे लिखते हैं अभी एक सेकंड देखते हैं। पहले अगर मैं एक अलर्ट मैसेज डाल दूंगा, बेसिकली यही पॉपअप में हमारी हेल्प करेगी। एक अलर्ट मैसेज दूंगा मैं, हाई यूज़र। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस कंसोल को हम अभी आगे फिर से यूज़ करेंगे, अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कैसे पीछे जो HTML कोड है जिस पे CSS लगा हुआ है वो कैसे डिस्प्ले नहीं होगा जब तक मैं इस अलर्ट पे ओके ना कर दूँ। ठीक है, देख लीजिए, अब देखिए पीछे वो टेक्स्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं ओके करूँगा उसके बाद वो टेक्स्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब कैसे इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है। कभी अगर आपको अपना जावास्क्रिप्ट कोड पहले ही रेंडर कराना है तो उसके लिए हम ये यहाँ पे हेड टैग में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में पहले मुझे पीछे से जो है टेक्स्ट वो सारा रेंडर होना चाहिए, उसके बाद मेरे को जावास्क्रिप्ट कोड आना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको बॉडी टैग में लिख दूंगा। ठीक है, सेव कर दूंगा। अब इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए पीछे से वो टेक्स्ट आ चुका है जिसपे HTML और CSS लगा हुआ है। अब जब मैं ओके करूँगा तो वो फिर भी वहीं पे रहेगा। अब ये तो हुई बात इसकी। अब अगर कभी आपको यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, कोई वैल्यू यूज़र से लेनी है तो उसके लिए क्या आता है? प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट से मैंने बोला कि यूज़र के पास मैसेज आएगी और यूज़र कुछ वैल्यू एंटर करेगा, वो हम डिस्प्ले कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम।
अब जो वहाँ से वैल्यू आएगी वो मुझे किसी चीज़ में स्टोर करनी है, वेरिएबल में। ये वैर क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है, अब जो वहाँ से वो वैल्यू आई उसको मैंने स्टोर किया आंसर में, ANS में। अब मुझे वो डिस्प्ले करानी है। डिस्प्ले कराने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं कंसोल लॉग करूं जो कि हमारे कंसोल में दिखेगा। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, इस वैल्यू को पुट कर दो, साथ में मैसेज एक देते हैं हाई, उसके बाद कंकैटिनेशन और आंसर में जो वैल्यू थी। ठीक है, इसको स्पेसिंग दे देते हैं। ठीक, ये एक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और एक अलर्ट हम कर देते हैं, उसमें भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, क्या, हाई, जो यहाँ से नाम आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए कैसे होगा ये। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। अब ये दे रहा है व्हाट इज़ योर नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला रॉय। ठीक है, अब हाय रॉय, ओके कर दिया। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड भाग गया, लेकिन अब ये कंसोल डॉट लॉग अभी आया नहीं है। ये कहाँ पे है, ये हम जब राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और अपना जावास्क्रिप्ट का जो डेवलपर कंसोल है वो जब खोलेंगे तो वहाँ पे मैसेज होगी हाय रॉय। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब ये वेरिएबल्स हमने क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम अब अपनी जितनी भी कोडिंग है, जब तक मैं डॉम यूज़ नहीं करूँगा, जब तक मैं आपको डॉम का ब्रीफ नहीं करूँगा, तब तक हम डेवलपर कंसोल में ही करेंगे सारी कोडिंग। ठीक है, इंस्पेक्ट में जाके इसको एनलार्ज कर देते, इंस्पेक्ट में जाके अब हमारा एक कंसोल खुल गया। अब जितनी भी कोडिंग है हम फिलहाल के लिए यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट के पास बेसिकली 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कौन कौन से, एक तो नंबर, ठीक है, नंबर एक है, ठीक है, और है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एक है, और क्या है, और है हमारा बूलियन, ठीक है, और नल, और फाइनली अनडिफाइंड। ठीक है, ये 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब इनको हम यूज कैसे करेंगे, वो वेरिएबल के जरिए। वेरिएबल किस चीज के काम आता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बेसिकली इसका नाम वेरिएबल है, सो इसका मतलब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो मेथड है, जो ये क्लियर मेथड है, ये भी इनबिल्ट मेथड एक है जिससे हमारा कंसोल क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैर लिख के ए, अब मैं देखूंगा इसमें नंबर डालूंगा। ठीक है, अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ए में 10 आएगा। ठीक है, अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ए में 10 आएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा अब a इज इक्वल टू 10.5, ये डेसिमल नंबर है। अब मैं लिखूंगा -10.5, ये भी एक नंबर है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इन तीनों को एक ही डेटा टाइप माना जाता है। किनको, नंबर को, जो कि इंटीजर हो या नेगेटिव नंबर हो या डेसिमल नंबर हो। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को एक ही नंबर माना जाता है, यानी कि इनका डेटा टाइप जो है वो एक ही है, क्या, नंबर। उसके बाद अब मैं इस चीज़ को ए को स्ट्रिंग के बराबर भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ उसमें रॉय। ठीक है, ए को जब मैं प्रिंट करूँगा तो रॉय मुझे दिख जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स भी एक तरीका है। उनको स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका क्या होता है, डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू। उसके बाद मैं इस ए को बूलियन वैल्यू भी बना सकता हूं, जैसे कि ट्रू। ए में अब क्या होगा, ट्रू। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सेम एक ही वेरिएबल को बार बार डिफरेंट टाइप में चेंज किया। तो इस चीज को जो बोलते हैं वो बोलते हैं डायनेमिकली टाइप। बेसिकली जावा जो है वो डायनेमिकली टाइप है। ठीक है,
अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमें, ये 3 तरीके हो गए, 3 जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे, कौन कौन से, स्ट्रिंग्स, नंबर्स और बूलियन। अब बचा नल और अनडिफाइंड। अब नल क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है, बेसिकली ये सेम है लेकिन जरा सा डिफरेंस है जो कि इनको बहुत ही एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वैर बी लिखा और इसको इनिशियलाइज नहीं किया, बस खाली डिक्लेयर किया, अब मैं जब बी की वैल्यू चेक करूंगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। बेसिकली इस चीज का मतलब क्या होता है कि ये चीज डिक्लेयर हो गई है लेकिन इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। अब अगर मैं सेम चीज करूंगा, अब मैं बी में, अब फॉर एग्जांपल जो ए था उसमें हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू, तो अब मैं ए को जब ए को इक्वल टू नल कर दूं तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, नल। इसका मतलब है इसमें कुछ मैंने वैल्यूज डाली थी लेकिन अब वो नल है। एक्सप्लिसिटली मैं इसको बता रहा हूं कि इसमें अब कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं वीकली टाइप्ड। बेसिकली जावा एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए में मैंने डाला, या एस ले लो, ए में मैंने डाला 10। अब एस में मेरी 10 वैल्यू है लेकिन अब मैंने कभी गलती से ये कर दिया एस प्लस एक स्ट्रिंग, जैसे मैंने इसमें डेटा डाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए एक नंबर कंकैटिनेट हो गया एक स्ट्रिंग के साथ और इसने जो है एस को चेंज भी कर दिया, इसका डेटा टाइप ही चेंज कर दिया। ठीक है, इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी वजह से जो जावास्क्रिप्ट है वो एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कमेंट्स करते हैं, ठीक है, वो हम जब हम अपनी कोडिंग सबलाइम में जाके इस जावास्क्रिप्ट फाइल पे जाके कभी भी अगर हम डबल स्लैश मारेंगे तो ये कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ फिर रन नहीं होगी, कमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये काम करो। बेसिकली हमारा इफ, एल्स इफ और एल्स, ये 3 चीज़ों के साथ हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें इस हमारे सबलाइम में जाके हम एक चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं, तो अब अगर वैल्यू यहाँ से जो कंसोल में जो वैल्यू आई, जो प्रॉम्प्ट करके जो यूज़र वैल्यू डालेगा, अगर यूज़र नेम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर यूज़र नेम आंसर में पड़ा हुआ है इक्वल टू स्ट्रिंग जो है, अगर यूज़र नेम ने लिख दिया रॉय, ठीक है, सब स्मॉल, तो आप एक काम करो, आप अलर्ट कर दो वेलकम मैसेज, नहीं तो एल्स इफ। अगर वो नहीं है तो एक और यूजर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कुन, अगर कुन है तब भी उसको वेलकम कर दो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो हम किस में जाएंगे, एल्स पार्ट में। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो अलर्ट डाल दो बाय। ठीक है, अब देखते हैं रन कैसे होता है। सेव कर देते और इसको रिफ्रेश कर देते। अब देखिए ये बोल रहा है व्हाट इज़ योर नेम। अगर मैंने रॉय दिया तो क्या होगा, वेलकम, राइट। फिर से रन कर देते। अब अगर मैंने कुन डाला, वेलकम। अब अगर मैंने इन दोनों में से कोई भी नाम नहीं डाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला विव, बाय।
ठीक है, तो ये हुई हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से हमारे जो कोड में है वो डिसीजन आ गया। अगर मेरा यूज़र जो आया है वो रॉय है तो उसको वेलकम करो, अगर कुन भी है तो उसको भी वेलकम करो, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो बाय कर दो। तो अब बात करते हैं कंसोल में जाके ये दो साइंस के बारे में, ये डबल इक्वल टू और इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू। ओके, अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखते हैं। देखिए, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें मगर मैंने वैल्यू डाली 10, ठीक है। अब मैं एक काम करूँगा, अगर मेरे str में इक्वल टू 10 है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या करो, इसको प्रिंट कर दो str को, ठीक है, str को प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर str इक्वल टू 10 है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो str प्लस str। देखिए, अब ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जब भी मैं इक्वल टू साइन यूज करता हूं तो वो क्या करता है, वो खाली कंपेयर करता है वैल्यू को। अब जब मैंने दो इक्वल टू साइन लगाई तो वो वैल्यू को कंपेयर करेगा, str की वैल्यू क्या है 10 और वहां से भी वैल्यू 10 है, वो टाइप को इग्नोर कर देता है। कैसे इग्नोर कर देता है कि वो इसको टाइप कन्वर्जन करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइप कोरिजन, कन्वर्ट कर देता है एक ही टाइप में। बेसिकली वो क्या कर देगा, नंबर को जो str में नंबर डला हुआ है 10, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और इन दोनों को कंपेयर करेगा, बोलेगा कि हाँ ये एक दूसरे के बराबर है, तो str में जो है 10 प्रिंट हो जाएगा। अब लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिखी जिसमें ट्रिपल इक्वल टू साइन है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और दोनों का टाइप भी सेम होना चाहिए। इसको सेव कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए, पहले तो इसमें कुछ मैसेज डाल देते, बाय कर देगा यहाँ से। अब देखिए 10 प्रिंट हुआ जो कि इस स्टेटमेंट से आया होगा, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट रन हुई होगी तो 2 बार 10 आता, 10 प्लस 10 आता, जो कि 20 इसको बता देता, ठीक है। अब अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को, तो अब क्या होगा, अब क्या ये कोड चलेगा, हाँ ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं और ये जो प्रॉम्प्ट वाली मैसेज है इसको भी हटा देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, आंसर इज नॉट डिफाइंड, ओके, यस, आंसर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने इसको कर दिया, कमेंट कर दिया। चलिए इसको रन कर देते हैं फिर फटाफट, ठीक है। जी, ठीक है, बाय आ गया, ठीक है, सही हो रहा है। अब देखिए 10 और 10 दोनों को इनने कनकैटिनेट कर दिया और वो वाली भी स्टेटमेंट चल गई, ठीक है। तो ये होता है टाइप कोरिजन। और इक्वल टू और डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, टाइप कोरिजन बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं लूप्स की, ठीक है। अब कभी आपको कोई काम बार बार करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्टेटमेंट्स कंसोल लॉग प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 10 चीज़ें कंसोल करनी है, तो क्या मैं ऐसे करता, क्या कंसोल लॉग इसको उठा के 10 बार लिखता? क्या ये तरीका सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हटाने के लिए कि बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट ना करें और हमारी वैल्यूज़ भी चेंज होती रहे, तो इसके लिए क्या है, वाइल लूप्स, ठीक है। वाइल लूप में हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया वैर फॉर एग्जांपल काउंट कर दो, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, काउंट, जब तक मेरा काउंट लेस देन है 5 से या 6 से,
या 7 या 10 कर देते हैं, 10 से तब तक प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? कंसोल डॉट लॉग, तब तक प्रिंट कर दो काउंट की वैल्यू को, ठीक है। और काउंट को +3 करते जाओ। काउंट इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये शॉर्टकट है, प्लस इक्वल टू 3 कर दो, ठीक है। अब ये तब तक, अब कितनी बार ये रन होगा? पहली बार 0 पे रन होगा, उसके बाद 3 पे रन होगा, उसके बाद 6 पे, इसके बाद 9 पे, मतलब टोटल 4 बार हमें काउंट प्रिंट होना चाहिए, मतलब 0, 3, 6 और 9 प्रिंट होना चाहिए। इसको रन कर देते हैं, फाइल को सेव कर दिया हमने। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश कर देंगे और ये नाम के लिए फिर से पूछ रहा है इसको, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ? 0, 3, 6 और 9, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हुई, किसकी हेल्प से? व्हाइल लूप की हेल्प से। अब देखिए, हम ऐड भी कर रहे हैं इसी में, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं उस वेरिएबल को। अब हम यहाँ क्या करते हैं? हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं और फिर इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हम एक ही में कर सकते हैं तो कितना बढ़िया होता, ठीक है। अब इसी के लिए आया इसका थोड़ा रिफाइंड वर्जन, जिसको हम बोलते हैं फॉर। बेसिकली हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे। काउंट की वैल्यू 0 कर दो पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद कंडीशन चेक कर दो क्या काउंट लेस देन है 10 से, हाँ है, ठीक है। और फिर इस बार हम करते हैं कि काउंट को +3 कर दो, ठीक है। सेम चीज़ हमने लिख दी। उसके बाद इसको हटा देते, इसको ऐसे कर देते और फिर सेम स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, कंसोल करो काउंट को, ठीक है। सेव कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों की हमें अब ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही इन सब चीज़ों को हटा दिया और अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये 0, 1, 0, 3, 6, 9 इस वाइल लूप की वजह से आया और ये जो बाकी 0, 3, 6, 9 है वो इस फॉर लूप की वजह से आया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, फॉर लूप की वजह से ये सारा कोड, ठीक है। ये फॉर लूप्स हुए।